रिपल नाम के एक आर्टिस्ट ने इस इमेज को बनाया जो कि $69.3 मिलियन यानी करीब 5 अरब 24 करोड़ में बिकी। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसका नाम है क्रिप्टोपंक #7523 और इसे $11.75 मिलियन यानी करीब 88 करोड़ में बेचा गया। ये दोनों ही इमेज NFT है, पर ऐसी क्या बात है इनमें कि इतने महंगे बिके। चलिए डिटेल से जानते हैं कि आखिर NFT होता क्या है और ये कैसे। व्हाट इज NFT? NFT क्या होता है? NFT की फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन, यानी कोई भी ऐसी डिजिटल चीज जिसकी दुनिया में सेम टू सेम दूसरी असल कॉपी ना हो। जैसे यूट्यूब पर जो फर्स्ट वीडियो अपलोड की गई है या ट्विटर पर जो पहला ट्वीट किया गया है और उसका मेरे पास टोकन है। यहाँ पर टोकन का मतलब है प्रूफ ऑफ ऑनरशिप, यानी मैं किसी चीज़ का ऑनर हूँ तो उसका मेरे पास क्या प्रूफ है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक घर है, इसका मेरे पास क्या प्रूफ है। मेरे पास उस घर के पेपर्स हैं, ये प्रूफ करते हैं कि ये घर मेरा है। वैसे ही कोई डिजिटल चीज़ मेरी है उसका प्रूफ होता है ये टोकन। जिस तरह से घर के पेपर्स में ऑनर की सारी डिटेल्स लिखी होती है और वो एक कागज़ के फॉर्म में होता है, वैसे ये टोकन जो होते हैं उनमें ऑनर की सारी डिटेल्स लिखी होती है और ये आईडी के फॉर्म में होते हैं जिसमें कुछ नंबर्स दिए होते हैं। तो इन शॉर्ट एंड सिंपल कोई भी ऐसी डिजिटल चीज़ जिसकी दुनिया में सेम टू सेम असल कॉपी ना हो और उसका मेरे पास टोकन है, या यूँ कहें कि उसका मेरे पास सर्टिफिकेट है जो ये प्रूफ करता है कि वो डिजिटल चीज़ मेरी है, उसे NFT कहते हैं। वो डिजिटल चीज़ कुछ भी हो सकती है, वो कोई फ़ोटो, इमेज, वीडियो या कोई PDF कुछ भी हो सकती है, पर वो यूनिक होनी चाहिए, यानी कि दुनिया में उसकी कोई सेम कॉपी ना हो। जैसे कि हम कहते हैं कि कोई कार है जो बैटरी पर काम करती है या CNG पर चलती है, वैसे ही NFT ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। लेकिन ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आखिर होती क्या है, चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए श्याम ने रमेश को अपने बैंक से 500 रुपये भेजे, तो यहाँ पर बैंक ने सबसे पहले कुछ मिली सेकेंडों में ये चेक किया कि श्याम के पास उसके बैंक में 500 रुपये है भी या नहीं। तो श्याम के पास पैसे थे तो बैंक ने कहा डन, और उसके बाद बैंक से पैसे कट कर रमेश के पास चले गए और रमेश के बैंक ने चेक किया कि 500 रुपये आए हैं या नहीं, और ये सारा का सारा कुछ बैंक ने अपने सिस्टम में रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन क्या हो अगर ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो ट्रांजैक्शन श्याम और रमेश के बीच में हुआ जिसे बैंक ने रिकॉर्ड किया, वो बैंक रिकॉर्ड ना कर हाई पावर कंप्यूटर द्वारा पब्लिक रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो जाए, जिससे दुनिया का हर व्यक्ति ये जान पाए कि श्याम ने रमेश को 500 रुपये दिए। इसी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसमें बैंक जैसे इंटरमीडिएट्स का कोई काम नहीं होता है। सारा का सारा कुछ हाई पावर कंप्यूटर्स द्वारा रिकॉर्ड हो जाता है और जो पब्लिक रिकॉर्ड में चला जाता है, जिसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कभी भी देख सकता है। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, इथेरियम भी इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, क्योंकि NFT को बाय और सेल करने में ज़्यादातर इथेरियम क्रिप्टो करेंसी का यूज़ होता है। इसीलिए कहना सही है कि NFT ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी NFT ट्रांजेक्शन्स इथेरियम के थ्रू ही होती है, कुछ अदर क्रिप्टो करेंसी से भी होती है, लेकिन मोस्टली ट्रांजेक्शन इथेरियम से ही होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं NFT के थोड़े से फ़ायदे और नुकसान के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं NFT के फ़ायदे क्या है। ग्रोथ इन वैल्यू, जब भी आप किसी NFT को खरीदते हैं तो वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है जिसके बाद में प्राइस बढ़ने की पॉसिबिलिटी होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एक NFT है जिसका नाम है क्रिप्टोपंक #3100, जिसे पहली बार $2127 में 6 जुलाई 2017 को बेचा गया था, और जिस भी व्यक्ति ने इसे खरीदा उसने इसे मार्च 2021 तक बेचने से मना कर दिया, यानी वो मार्च 2021 तक इस NFT को नहीं बेचना चाहता था, जबकि उसके पास कई ऑफर्स आए थे। और क्या आप जानते हैं कि उस व्यक्ति ने उस NFT को कितने का बेचा? उस व्यक्ति ने उस NFT को $7.5 मिलियन, जो कि लगभग 56 करोड़ के बराबर है। ऑथेंटिकेशन, NFTs का सिस्टम कुछ ऐसा है कि यहाँ पर मिलने वाली चीज़ ऑथेंटिक यानी असली होती है। टोकन आईडी के थ्रू सारा का सारा डाटा NFT के बारे में अवेलेबल रहता है और यहाँ पर कुछ भी हिडन या छुपा नहीं रहता है। किस व्यक्ति ने इसे बनाया है, कब बनाया, कितने का बेचा, सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर रहती है, जिससे एक बायर को जानना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस ऐसे देखने को मिले हैं जिसमें किसी ने दूसरे की आर्ट की NFT बनाकर बेच दी। हालांकि ऐसा कम देखने को मिलता है क्योंकि उस आर्ट का कॉपीराइट होल्डर ऐसा करने वाले पर लीगल एक्शन ले सकता है। ऑनरशिप, फिजिकल चीज़ों जैसे घर, इसकी ऑनरशिप तो डॉक्यूमेंट से प्रूफ हो सकती है, लेकिन डिजिटल चीज़ों का क्या, इसकी ऑनरशिप कैसे प्रूफ होगी? तो इसलिए यहाँ पर NFT एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। NFT की वजह से अब किसी डिजिटल आर्ट का कौन ऑनर है
ये आसानी से पता लगाया जा सकता है। बेनिफिट्स टू द क्रिएटर। डिजिटल क्रिएटर जो NFT बनाते हैं उन्हें NFT के पैसे तो मिलते ही हैं, साथ ही एक रिवार्ड या इनाम भी मिलता है जिसमें क्रिएटर अपनी मर्जी से एक परसेंटेज चूज़ कर सकता है। अब जब भी उसके NFT फर्स्ट सेल के बाद जितनी बार भी बिकेगी उसे कुछ परसेंट रिवार्ड के रूप में उस सेल का मिलेगा, जो क्रिएटर को कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हेल्प करेगा। हमने NFTs के फ़ायदे के बारे में तो बात कर ली, अब बात करते हैं उसके कुछ नुकसान के बारे में। हमारा जो फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है वो है अनसर्टेन वैल्यू। कोई NFT जिसकी प्राइस मान लेते हैं आज 1 लाख है, ये ज़रूरी नहीं है कि 2 साल बाद या 5 साल बाद उसकी प्राइस 1 लाख ही रहे। हो सकता है कोई उसके 50,000 भी देने को तैयार ना हो, या फिर हो सकता है कोई NFT आज ट्रेंड में है तो इस वजह से उसके प्राइस बढ़ गए। लेकिन जब उसका ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा तो इसकी क्या गारंटी कि उसकी कीमत सेम रहेगी। वैसे तो गारंटी इंसान के लाइफ की भी नहीं है, लेकिन कहने का मतलब यही है कि इसमें काफ़ी रिस्क है। वैल्यू अनसर्टेन है, कभी भी चेंज हो सकती है। पर हाँ, यदि वो NFT किसी बड़े सेलिब्रिटी जैसे सचिन तेंदुलकर जी की हो तो शायद उसकी कीमत बढ़ सकती है। सेकंड है हमारा कॉपीराइट इशू। जब भी आप किसी NFT को खरीदते हैं तो सिर्फ आप उस NFT के ऑनर होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उस NFT की कॉपी बनाकर या उसे टी-शर्ट वगैरह पर लगाकर या प्रिंट कर कर सेल कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ इतना ही अधिकार है कि आपके पास जो NFT है सिर्फ आप उसे बेच सकते हैं या किसी को दिखा सकते हैं या कहीं प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी उस NFT के कॉपीराइट अभी भी उस रियल ऑनर के पास है जिसकी ये NFT है। लेकिन हाँ, यदि ऑनर रिटर्न में आपको लिख के दे कि वो आपको NFT के साथ साथ उसके कॉपीराइट भी दे रहा है तो उसको आप सेल भी कर सकते हैं या जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए वो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर सकता है। और ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब रियल ऑनर ने NFT के साथ साथ उसके कॉपीराइट भी बेच दिए। हमारा थर्ड पॉइंट है कॉपी एंड पेस्ट। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ऐसे NFT के काफ़ी केसेस देखे गए हैं जहाँ पर क्रिएटर की ओरिजिनल आर्ट को किसी और इंसान ने कॉपी कर NFT बना दी और सेल के लिए डाल दिया, जिससे क्रिएटर का काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसे रोकने के लिए काफ़ी कोशिशें चल रही हैं। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट। जैसा कि हमें पता है कि NFT ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है, पर क्या आपको ये पता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से होने वाले ट्रांजैक्शन में काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है, यानी कि काफ़ी एनर्जी खर्च होती है जो इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर और बढ़ सकता है। बिटकॉइन, इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी यूज़ करती है। इतना कि एक स्टडी के मुताबिक कि अकेले बिटकॉइन 2033 तक अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्री तक बढ़ा सकती है। दुनिया में एक टाइम पर कितनी NFTs बाय एंड सेल होती होगी जिसमें काफ़ी मात्रा में एनर्जी यूज़ होती है, और जैसे जैसे ये और आगे बढ़ेगी तो एनर्जी का कंजप्शन भी और बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत है ये समझने की कि इसका क्या अल्टरनेटिव ऑप्शन हम ढूंढ सकते हैं जिससे एनवायरनमेंट का कोई लॉस ना हो और NFT ट्रांजैक्शन भी हो जाए। अब नाउ बात करते हैं कि NFTs को कहाँ से सेल और बाय किया जा सकता है। जैसे हम अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से चीज़ें सेल और बाय करते हैं, उसी तरीके से NFT सेल करने के लिए काफ़ी सारी वेबसाइट्स है या यूँ कहें प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर इसे बाय एंड सेल किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा, जैसे ओपनसी, निफ्टी गेटवे, रेरिबल, फाउंडेशन, सुपर रेयर, एटॉमिक मार्केट। ये कुछ वेबसाइट्स के नाम हैं जहाँ पर NFTs बाय एंड सेल की जाती है। इतना सब सुनकर आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट या ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें NFT में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है कि NFT का फील्ड अभी नया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। अभी ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं है कि NFT का आगे जाकर क्या होने वाला है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा संभाल कर चलने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप अगर चाहते हैं NFT खरीदना ही तो आप छोटी NFT खरीद सकते हैं, यानी छोटे अमाउंट के NFTs खरीद सकते हैं। बड़े अमाउंट की NFTs में पैसा लगाना थोड़ा रिस्की हो सकता है अभी, इससे आपको बचना चाहिए। क्योंकि जिस फील्ड के बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज ना हो या फिर जिसके बारे में हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो तो उसमें इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की होता है। जिस तरह से हर चीज़ों का एक गुड एस्पेक्ट होता है तो बैड एस्पेक्ट भी होता है, वैसे NFT के भी काफ़ी बैड एस्पेक्ट्स हैं। अगर हम उन बैड एस्पेक्ट्स को सॉल्व कर ले तो ये NFT हमारे लिए एक रिवॉल्यूशनरी चीज़ साबित हो सकती है फ्यूचर में, और ये कहीं ना कहीं इंसान की बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। क्योंकि ये इंसान के हाथ में ही है कि वो चीज़ों को किस तरीके से यूज़ करता है, वो इसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करता है या खुद को हार्म पहुंचाने के लिए यूज़ करता है।